नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। नया साल शुरू हो चुका है और भारत का रियल एस्टेट सेक्टर मजबूत बुनियाद के साथ 2026 में प्रवेश कर रहा है। बीते साल यानी 2025 में अनुमान है कि देश के टॉप 8 शहरों में 5 लाख से ज्यादा घरों की बिक्री दर्ज की गई है, जो ये साफ संकेत देती है कि रियल एस्टेट की मांग अब सिर्फ निवेश नहीं बल्कि एंड यूजर ड्रिवन है। रेजिडेंशियल मार्केट में मिड और प्रीमियम हाउसिंग की हिस्सेदारी बढ़ी है, जहां प्राइस अप्रिसिएशन 6 से 10% के दायरे में रहा। वहीं कमर्शियल रियल एस्टेट ने भी रिकॉर्ड बनाया है। ऑफिस स्पेस लीजिंग 65 से 70 मिलियन स्क्वायर फीट के स्तर पर पहुंच चुकी है, जिसमें आईटी, जीसीसीज और फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस सबसे बड़े ड्राइवर्स रहे हैं। निवेश की बात करें तो भारत का रियल एस्टेट ग्लोबल फंड्स की पहली पसंद बना हुआ है। 2026 में संस्थागत निवेश 6 से 7 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जिसका बड़ा हिस्सा ऑफिस, वेयर हाउसिंग और डेटा सेंटर्स में जा रहा है। शहरों के मोर्चे पर तस्वीर बदल रही है। मुंबई, दिल्ली एनसीआर और बेंगलुरु के साथ साथ लखनऊ, इंदौर, कोयम्बटूर और जयपुर जैसे टियर 2 शहरों में भी डिमांड ग्रोथ 20 से 25% तक देखने को मिल रही है। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे और मेट्रो प्रोजेक्ट ने प्रॉपर्टी वैल्यू को सपोर्ट किया। डेवलपर्स की रणनीति भी पहले से ज्यादा अनुशासित है। ज्यादातर नए लॉन्च कंट्रोल में है। फोकस अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की टाइमली डिलीवरी पर है। कुल मिलाकर देखें तो 2026 में रियल एस्टेट स्थिर रिटर्न, सीमित जोखिम और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का मजबूत विकल्प बनता जा रहा है। लेकिन एक्सपर्ट्स इन बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है उसको कैसे देखते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, समझने की कोशिश करेंगे। रियल्टी सेक्टर के आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुछ खास मेहमान। हमारे साथ राकेश बोहरा हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। रवि सिन्हा है हमारे साथ, सीईओ, ट्रैक टू रियलिटी। और प्रदीप मिश्रा है हमारे साथ, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। तो राकेश जी, प्रदीप जी और रवि जी, आपका बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। और राकेश जी, आपसे शुरू करते हैं, पहले आपके पास आते हैं। 2026 में रियल्टी सेक्टर की चाल आप कैसी देख रहे हैं? ग्राहकों के नजरिए से आज भी बाजार में सबसे बड़ा डर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को लेकर है। क्या 2026 में डेवलपर्स सच में नए लॉन्च से पहले पुराने प्रोजेक्ट को पूरा करने पर फोकस करेंगे, या फिर ग्रोथ की होड़ में वही पुरानी गलती दोहराई जाएगी? थैंक यू दीपक जी। आपने आपने एकदम सही फरमाया कि आज के दिन में जो डेवलपर्स थे उनकी जो चैलेंजेस जो पहले थे वो काफ़ी हद तक उन्होंने अपने प्रोसेसेस और उसमें कर लिए हैं। आज के दिन टाइमली डिलीवरी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यदि प्रोजेक्ट की टाइमली डिलीवरी नहीं होती है तो एंड यूजर तो सफ़र करता ही है, उसके साथ डेवलपर्स भी सफ़र ही करते हैं। तो 2026 में लॉन्चेस होंगे, क्योंकि आज के दिन में भी जो हम एक एंड यूजर डिमांड देख रहे हैं वो कंसिस्टेंट है। एंड वो आज के दिन में जो पूरे इंडिया का जो एक आउटलुक है, द वे वी आर ग्रोइंग, और जिस तरह की हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सब चीज़ें आ रही हैं, तो मेरी ओपिनियन में तो 2026 में मार्केट का बेटर कंसोलिडेशन होगा, स्पेकुलेशन कम होगा, एंड यूजर डिमांड जो कि बेसिकली उन प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत अच्छी रहेगी जो कि डिजाइन अच्छे से किए गए हैं, और आज के दिन में वहाँ रहने वालों को वो सब सुविधाएं प्रदान करते हैं जिनकी उनको आवश्यकता है। रवि जी, आपसे समझना चाहेंगे, बड़े शहरों से इतर टीयर 2 शहरों में तेज ग्रोथ की बातें हो रही हैं, लेकिन क्या हर टीयर 2 शहर निवेश के लायक है, या फिर कहीं अगला ओवर सप्लाई रिस्क तो नहीं बन रहा है? आप सोच कर देखिए, एक ऐसी इकॉनमी में, एक ऐसे मार्केट में जहां की ट्रांजैक्शंस अफोर्डेबल हाउसिंग में नहीं हो रहे हैं, मिड सेगमेंट में नहीं हो रहे हैं, वहां सिर्फ सेल्स फिगर निकल कर आ रहे हैं लग्जरी और सुपर लग्जरी से। 2026 में बहुत सारे ये जो इन्वेस्टर्स हैं वो स्टकअप हैं, इस हद तक स्टकअप हैं कि उनके लिए एग्जिट मुश्किल हो रहा है। और यही दिखाता है कि 2026 जो है वो एक फियर फैक्टर है। दूसरी बात, आप कहते हैं टीयर 2 शहरों में ट्रांजैक्शंस बढ़े हैं, बड़े प्लेयर आ रहे हैं। कोई भी बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर आज की तारीख में कोई बड़ा बेट टीयर 2 शहर में नहीं ले रहा है। टीयर 2 शहर में वो डेवलपर जा रहे हैं जो टीयर 1 के इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में, क्योंकि टीयर 1 शहर जो हैं वो लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी के खेल में आ गए हैं। हर डेवलपर उसमें सस्टेन नहीं कर सकता है, खासकर वो डेवलपर जो अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट का प्लेयर रहा है। ये लोग जा रहे हैं टीयर 2 शहरों में। क्या टीयर 2 शहरों में
मैं ये नहीं कहूंगा डिमांड नहीं है, डिमांड रियल एस्टेट की, एक हाउसिंग की हर समय हर जगह पे होती है, लेकिन क्या परचेज पावर है वहां पे, क्या वहां पे उतने जॉब्स हैं, क्या वहां पे इकोनॉमी वैसे ग्रो कर रही है। रही बात कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की, तो देखिए कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में भी सबसे ज्यादा लोग बुलिश कहां पे हैं, जीसीसी पे और दूसरा लॉजिस्टिक्स पे। अब जीसीसी की अगर बात करें तो इंडो अमेरिकन ट्रेड डील पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर अमेरिका ने हायर एक्ट पास कर दिया और यहां पे जीसीसी सेटअप करने पर पेनल्टी लगानी शुरू कर दी तो बहुत मुश्किल है उस सेगमेंट को भी। लॉजिस्टिक्स की बात करें, लॉजिस्टिक्स सेक्टर तब तक ग्रो नहीं कर सकता है जब तक देश में कंजम्पशन नहीं बढ़े, और कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा है तो मुझे लगता है यह भी एक फियर फैक्टर है। 2026 बहुत केयरफुल रहने का साल है रियल एस्टेट के लिए, और मुझे लगता है शायद यहां से एक बबल बर्स्ट की शुरुआत भी हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर जो डीप पॉकेट इन्वेस्टर्स भी थे वो स्टकअप हैं, वो प्रोजेक्ट से एग्जिट नहीं ले पा रहे हैं। बिल्कुल गौर करने योग्य तर्क है आपका रवि जी। प्रदीप जी, आपके पास आते हैं। 2026 में घर खरीदारी का पैटर्न कैसा देख रहे हैं आप? ये आसान होगा या चुनौतियां बढ़ेंगी? क्योंकि नौकरी पेशा की सैलरी इतनी तेजी से नहीं बढ़ी है जितनी प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ी हैं। क्या मिडिल क्लास के लिए घर खरीदना पहले से ज्यादा मुश्किल होगा? देखिए दीपक जी, मैं जो अभी देख पा रहा हूँ 2026 को, मैं ये देख पा रहा हूँ कि ओवर सप्लाई सिचुएशन कहीं ना कहीं नजर आ रही है। इससे प्राइस करेक्शन हो सकता है ओवरऑल, मतलब कंप्लीट रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ। 5 से 10% का प्राइस करेक्शन मैं देख रहा हूँ। और यहाँ तक कि जो हाई वैल्यूएशन की प्रॉपर्टीज हैं वहां पर डिमांड मुझे थोड़ी कमजोर होती दिख रही है, मतलब इंडिकेशन ऑलरेडी दिखने शुरू हो गए हैं। तीसरा, अफोर्डेबल हाउसिंग है, चूंकि बन ही नहीं रहे इसीलिए उसकी जो डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन ना बनने के कारण उसके अंदर सुस्ती दिख रही है, क्लैरिटी से दिख रही है। और ऑफिस स्पेस में वैकेंसी में 20% के आसपास देख पा रहा हूं। और रेजिडेंशियल, स्पेशली रेजिडेंशियल, चूंकि सबकी नीड होती है घर एक, रेजिडेंशियल के केस के अंदर मैं 5% के आसपास 2026 के अंदर ग्रोथ देख पा रहा हूं। इन सब के पीछे जो मेन रीजन है ग्रोथ का, वो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पूरे इंडिया में बहुत तेजी से हुआ है, और उसका बेनिफिट पिछले 4-5 सालों में रियल एस्टेट को बहुत अच्छा मिला है। और अभी भी उसके बेनिफिट को मैं आने वाले टाइम में भी, जहां जहां इंफ्रा डेवलपमेंट है वहां वहां ग्रोथ मैं रियल एस्टेट में आगे देख रहा हूं। राकेश जी, प्रॉपर्टी प्राइस सबसे बड़ी चुनौती है। इधर जमीन, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और फाइनेंसिंग तीनों की लागत बढ़ चुकी है। वास्तविक रूप से बताइए कि क्या इस दबाव का बोझ पूरी तरह से ग्राहकों पर पड़ेगा या फिर डेवलपर्स कुछ अपने ऊपर भी लेंगे? सर, एंड ऑफ द डे आज के दिन में अगर कीमतें बढ़ती हैं तो डेवलपर तो अपने लेवल पे उसको एक सर्टेन मिनिमम लेवल तक ही एब्जॉर्ब कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंटिन्यूटी ऑफ देयर बिजनेस। कीमतें आज के दिन में रॉ मटेरियल्स की भी बढ़ रही हैं। आज के दिन लेबर की भी कॉस्ट काफ़ी हद तक इंक्रीज हो रही है। नए लेबर कोड्स आने के कारण में वी आर सीइंग एटलीस्ट अ 7 to 10% इंक्रीज इन द लेबर कॉस्ट, जस्ट गोइंग बाय द वे ऑफ compliances itself। तो आज के दिन में यदि इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा तो आज के दिन में एंड ऑफ द डे तो इट हैज टू बी द कंज्यूमर्स हु कैन have to bear that cost. Any developer is there who will not be able to take in the burden of those increases in cost, क्योंकि वो तो एक सर्टेन लेवल तक ही कर सकता है। ठीक है, उसको यदि पहले थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था लैंड एप्रिसिएशन के कारण, वो उसको थोड़ा सब्सिडाइज कर सकता है। बट एंड ऑफ द डे इफ द पूरी इकोनॉमी में इनपुट कॉस्ट इंक्रीज होंगी तो उसका बर्डन टू अ सर्टेन एक्सटेंट तो आएगा। रवि जी, निवेश की बात कर लेते हैं। संस्थागत निवेश तो बढ़ रहा है, लेकिन जब हम इसे सेगमेंट वाइज कंपेयर करते हैं तो क्या ये रेजिडेंशियल सेक्टर तक बराबरी से पहुंच रहा है या फंड सिर्फ ऑफिस और कमर्शियल एसेट्स तक ही सीमित दिख रहा है? जहां तक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट का सवाल है, सारे के सारे इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो कॉमर्शियल सेगमेंट में हो रहे हैं। कॉमर्शियल सेगमेंट ऐसे भी हमेशा से इन्वेस्टर का प्लेग्राउंड रहा है, लेकिन कॉमर्शियल सेगमेंट में देखने वाली बात यह है कि जब देश में जॉब्स क्रिएट नहीं होंगे, जब कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, ये दो क्रिटिकल चैलेंज हैं आज। तो ऐसे में तो आपके यहां सबसे पहले जॉब्स क्रिएट होने चाहिए थे,
लेकिन जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं। जितने प्लेयर हैं जिन्होंने, हम किस आधार पर बात कर रहे हैं कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट आएगा, हम बात इस आधार पर कर रहे हैं कि कमिटेड हैं वो प्लेयर यहां इन्वेस्टमेंट करने को। क्या ये कमिटमेंट, क्या ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता है, क्या ये 2026 में वाकई ट्रांसलेट करेगा ऑन ग्राउंड? मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि 2026 सारे इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट को लेकर बहुत कॉशियस रहेंगे। बहुत सारे प्लेयर उल्टा पैसा यहां लाने की जगह यहां से एग्जिट लेना चाहेंगे, क्योंकि एक और फैक्टर है जो उनको बहुत ट्रबलसम लगता है। सपोज इंडियन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में आकर उन्होंने 10-12% का रिटर्न ले भी लिया और हमारा रुपया इस बीच और कमजोर हो गया, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो क्या होगा? अल्टीमेटली क्या ये इन्वेस्टर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आपका रुपया कमजोर होगा और वो एग्जिट लेंगे लॉस के साथ? प्रदीप जी, निवेश जितना महत्वपूर्ण है उसका रिटर्न उससे अधिक मायने रखता है। तो रिटर्न के लिहाज से इस साल क्या संभावनाएं बन रही हैं? सेगमेंट वाइज ग्रोथ और निवेश के पैटर्न को आप कैसे देख रहे हैं? डिमांड और सप्लाई का संतुलन कैसा दिख रहा है? बिल्कुल दीपक, आपने ठीक कहा, रेजिडेंशियल में थोड़ा सा पिछड़ता हुआ दिखता है, लेकिन हम अगर इसको थोड़ा सा और ब्रॉडर वे में समझने की कोशिश करें कि अब बहुत ज्यादा रिटर्न आना थोड़ा सा टफ होने लगा है। जब मार्केट में रिटर्न आता है तो इन्वेस्टमेंट भी उस सेक्टर में बहुत ज्यादा आती है। अभी जो मैं देख पा रहा हूं कि एक तो सबसे पहली चीज अफोर्डेबल, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है, वो प्रोडक्ट मार्केट में आ ही नहीं रहा। जैसे राकेश जी ने भी बताया, उन सब के पीछे सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी होती है इनपुट कॉस्ट के ऊपर। लैंड फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जब कॉस्ट ज्यादा बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, लैंड कॉस्ट के ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, प्रॉफिट और कंप्लायंस इतने सारे आजकल बढ़ गए हैं, डेवलपर्स के लिए भी कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है प्राइस को निकालना। तो अब मैं मार्केट में वो स्थिति देख रहा हूं कि इन्वेस्टर स्पेकुलेटर ब्लॉक हो रहे हैं, जो एक्चुअल बायर है उसकी रीच से प्रॉपर्टी दूर होती जा रही है। तो ये सबसे खराब फेज में कहूंगा रियल एस्टेट सेक्टर का। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर वही डेवलपर सरवाइव कर पाता है जिसके पास लैंड बैंक पहले से है, जो कि तेजी में तो चलो उसने प्राइस बढ़ा के अच्छा रिटर्न भी ले लिया, लेकिन जब मार्केट मॉडरेट होती है या मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ होती है तो वो फिर मार्केट रेट के हिसाब से, मार्केट की पल्स को देखते हुए वो अगर रेट अपने नए लॉन्चेस के निकालता है तो वहां फिर वो सरवाइव कर जाता है। बिल्कुल चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन वक्त है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए जी बिजनेस पर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और आज हम प्रॉपर्टी प्लस में चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं कि 2026 ये नया साल रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कैसा रहने वाला है। तमाम एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये जो कीमतें बढ़ रही हैं वो कैसे कंट्रोल होंगी? क्या कदम उठाने की जरूरत है ताकि भाव नियंत्रित रहें? देखिए दीपक, प्राइस कंट्रोल कहीं ना कहीं जो माइंडसेट है ना, उसे चेंज करने की जरूरत है। घर एक ऐसी नीड है जो कि 15-20% प्रॉफिट देकर मेरे को लगता है कि किसी को भी डिलीवर करना चाहिए। नॉर्मल बिजनेस के अंदर 10-20% का ही प्रॉफिट होता है, लेकिन रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जिसमें प्रॉफिट को लेकर कोई मतलब किसी भी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है। जिसके मन में आया जो जिसने वो प्राइस खोला। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि नमक स्वाद से ज्यादा अगर डाल दिया जाए तो वो जायका खराब कर देता है। तो वो सिचुएशन मार्केट में आई है, तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट मार्जिन को कम करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को भी यहाँ पर जो हाई प्राइस के ऑक्शंस निकालती है गवर्नमेंट, उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा। और जो गवर्नमेंट के पास अवेलेबल लैंड है या स्टक पीएसयूज की लैंड पड़ी हुई है, उनको अवेलेबल कराना पड़ेगा अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। क्योंकि जब तक बैलेंस्ड डिमांड मीट आउट नहीं होगी, एक आम आदमी की डिमांड भी पूरी नहीं होगी, तब तक ओवरऑल रियल एस्टेट में ग्रोथ बहुत पॉसिबल नहीं है। तो सप्लाई कम रेट पे लैंड को लेकर आना और लिमिटेड रेट्स के ऊपर, एवरेज रेट्स के ऊपर सप्लाई को निकालना, ये बहुत जरूरी है। इसी से कंट्रोल हो पाएगा रियल एस्टेट। राकेश जी, रियल एस्टेट में आज भी ट्रस्ट सबसे बड़ा फैक्टर है। रेरा के बावजूद बिल्डर और खरीदार के बीच भरोसे की खाई अभी पूरी तरह से भरी नहीं है। कुछ डेवलपर्स को अगर हम छोड़ दें तो रॉन्ग प्रैक्टिस आज भी जारी है। ग्राहक का भरोसा बनाने के लिए क्या वाकई डेवलपर सीरियस हैं? क्या ठोस बदलाव करने की जरूरत है?
सर, डेवलपर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो उसको अपना एक ट्रस्ट वापस जीतने के लिए चाहिए, वो है कि उसको अपनी प्रोमिसेस पे खरा उतरना होगा। आज के दिन में अगर वो जो भी फैसिलिटीज, एमिनिटीज, स्पेसिफिकेशंस एंड टाइम, सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो किस टाइम पे डिलीवरी का जो उसने प्रॉमिस किया हुआ है वो उसको पूरा करना होगा। आज के दिन जब से रेरा 2017 में रेरा आया और उसके बाद में जो हमने ला उसके आने के 5-6 साल के भीतर का जो एक फेज देखा जहाँ पे कि ट्रस्ट डेफिसिट ईयर ऑन ईयर बढ़ता गया। उसके बाद में फिर कोविड आया तो फिर एक बार सब कुछ वो हो गया। कोविड के बाद के जितने भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं, दे आर द वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो कि आज के मेरे ओपिनियन में सबसे ज़्यादा टाइम पे चल रहे हैं, क्योंकि वो रेरा से रेगुलेटेड हैं। और जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट्स अब इन द इयर्स 26, 27, 28 में उनकी डिलीवरीज होगी एज पर प्रोमिसेस, द ट्रस्ट फैक्टर विल इम्प्रूव। अगेन कस्टमर जो एक और देखता है, वो देखता है रेजिलियंस ऑफ द डेवलपर। हम्म। आज के दिन में बहुत से डेवलपर्स आते हैं, थोड़े दिन रहते हैं, फिर वो अचानक से पूरे रडार से ही आउट हो जाते हैं। तो हम्म। कस्टमर्स की उनके ऊपर से भरोसा एकदम खत्म हो जाता है। टुडे आज के दिन में जब कस्टमर आता है तो वो पहले देखता है कि ये डेवलपर कितने दिनों से है, उसके अगेंस्ट में क्या चीजें हैं, वो किस तरह से बिहेव करता है, कैसे अपनी प्रोमिसेस पूरी करता है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर विनिंग द ट्रस्ट बैक। हम्म। एंड ठीक। टू अ सर्टेन एक्सटेंट विद रेरा एंड द न्यू प्रोजेक्ट्स हाउ दे आर प्रोग्रेसिंग, और जिस तरह से वो कंटिन्यूअस अपना प्रोजेक्ट अपडेट्स और वो सब भी देते हैं, इट इज टू अ सर्टेन एक्सटेंट गेटिंग दैट कॉन्फिडेंस बैक ऑल्सो। राकेश जी, सेगमेंट वाइज कहाँ ग्रोथ देख रहे हैं आप? यानी रेजिडेंशियल, कमर्शियल, ऑफिस, रिटेल, वेयर हाउसिंग में कौन सा सेक्टर डोमिनेट करता दिखेगा? आज के दिन में यदि हम देखें तो जैसे ऑफिस स्पेसेस है जो कि काफ़ी सालों से काफ़ी सबड्यूड चल रहा था, पर आज के दिन में अ गुड ऑफिस स्पेस जो कि बेसिकली जीसीसीज और जो कि बेसिक ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, वो यदि हैं तो वो ऑफिस स्पेसेस को काफ़ी अच्छे से कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं और उसकी डिमांड बढ़ते जा रही है। हम्म। As far as the other infrastructure projects are concerned, whether it's the warehousing or others, वो तब भी क्या है कि फ्रॉम अ अदर पर्सपेक्टिव वो थोड़े से बाहर के एरियाज में हैं। हम्म। उसमें जहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे भी अच्छे से आ रहा है, तो ऑन द सैटेलाइट टाउन्स दे आर showing very good progress. ठीक। The biggest game changer coming forward in the next 2 or 3 years is going to be data centers. जिस हम्म। तरह से AI and everything is happening and progressing, जिस स्पीड से वो बढ़ रहा है, हम्म। I is currently very means I would say lost as to what speed the data centers will grow. बिकॉज द वे AI इज ग्रोइंग, यदि उस स्पीड पे डेटा सेंटर्स को भी ग्रो करना होता है, देन दैट स्पीड इज गोइंग टू बी फिनोमिनल इन ठीक। द कमिंग ईयर। रवि जी, पिछले 2 साल में कीमतें बढ़ी हैं। इनफैक्ट मिडिल और लोअर मिडिल क्लास की तो सीमा से बाहर कीमत हो गई हैं। लेकिन क्या आने वाले समय में रियल एस्टेट से वही रिटर्न मिलेगा या अब निवेशकों को ज्यादा यथार्थवादी उम्मीद रखनी चाहिए? रियल एस्टेट में रिटर्न के लिए जितने इन्वेस्टर्स आए थे, आज सब स्टकअप हैं। मैं बहुत सारी मैं नाम नहीं ले सकता, मेरे पास एक नहीं मल्टीपल इनसाइड स्टोरी है जहां की एक इन्वेस्टर मल्टीपल यूनिट लेकर बैठा है लेकिन वो एग्जिट नहीं ले पा रहा है। आरओआई ऑन पेपर है, ऑन पेपर उसको 20% 25% का रिटर्न है, लेकिन जब मार्केट में बायर ही नहीं है तो वो नोशनल वैल्यू, नोशनल रिटर्न का आप करेंगे तो क्या करेंगे? जो इन्वेस्टर मल्टीपल यूनिट लेकर बैठे थे, एक साथ 5-7 लग्जरी प्रॉपर्टी लेकर बैठे थे, उनके प्रोफाइल पे फाइनेंस भी बिल्डर ने कराया था, क्या वो एग्जिट ले सकते हैं? आप किसी भी प्रॉपर्टी मार्केट में चले जाएं, जहां एक प्रॉपर्टी का नोशनल रेट 20,000 रुपए स्क्वायर फीट हो, आप एग्जिट लेने की कोशिश करें, आपको 18,000 17,000 रुपए पे भी एग्जिट मिलना मुश्किल हो रहा है। इंडिया का रियल एस्टेट को, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, इंडिया का रियल एस्टेट इस समय सिर्फ एक वर्ड में डिफाइन हो सकता है और वो है अनरियल।
आप एक नॉशनल वैल्यू के साथ बैठे हैं, लेकिन आपकी वो प्रॉपर्टी जब आप उसे बेच ही नहीं सकते हैं, जब आप एग्जिट लेकर रिटर्न बुक ही नहीं कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक ही नहीं कर सकते हैं, तो फिर उस नॉशनल एप्रिसिएशन का, उस नॉशनल आरओआई का आपको क्या फायदा मिलने जा रहा है? प्रदीप जी, 2026 भी उसी पेस में बढ़ता दिख रहा है जैसा कि बीते साल रहा, या ट्रेंड में बदलाव देख रहे हैं? सबसे जरूरी बात कि घर खरीदार क्या करें? वैसे तो होम बायर बड़े स्मार्ट हैं, लेकिन आपके नजरिए से नए साल में उन्हें क्या रणनीति बनानी चाहिए? हाँ, देखिए दीपक जी, मेरे को लगता है कि सोच समझ के बाइंग करने की जरूरत है और फोमो से दूर रहने की जरूरत है। कि ऐसा नहीं कि आज ये चीज है फिर कभी नहीं मिलेगी। प्राइस अगर आपको मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से लगता है तो आपको जरूर बाइंग करनी चाहिए। इस टाइम में मार्केट में 5 से 10% की करेक्शन देख रहा हूं, तो अच्छे से नेगोशिएट करो। पॉसिबल हो तो ग्रुप में बाइंग करो, और अगर पॉसिबल हो तो प्री अप्रूव्ड अपना लोन करा के रखो, जिससे कि आपकी नेगोशिएशन पावर थोड़ी सी हाई होगी। रेंटल यील्ड एनसीआर के अंदर 2% के आसपास है। बेंगलुरु पुणे साइड में आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 4% ±1% के आसपास है। अगर रेंटल यील्ड चाहिए तो उन शहरों को देखो जहां पे रेंटल यील्ड ज्यादा है। प्राइस एप्रिसिएशन आपको एनसीआर टाइप के एरिया में ज्यादा मिल सकता है या मुंबई के एरिया में ज्यादा मिल सकता है। और लॉन्ग टर्म में मेरे को लगता है कि रियल एस्टेट 8 to 10% का रिटर्न ठीक। जो देता रहा है वो आगे भी देता रहेगा। और स्पेशली जहां जहां इंफ्रा डेवलपमेंट हो रही है हम्म। वहां आपको प्रॉपर्टी पे अच्छा रिटर्न मिल सकता है। हम्म। यही आपका 2026 का मंत्र होना चाहिए। यानी मोटे तौर पर देखें तो 2025 की तरह ही 2026 में भी रियल्टी सेक्टर बढ़ता हुआ दिखेगा। हालांकि मिलीजुली राय है। रवि जी ने जो एक नई डेफिनेशन दी है अनरियल, और उसको तो उसके जो तर्क दिए हैं उन पर भी गौर करने की जरूरत है। बहरहाल ये तो साल की शुरुआत है और बजट काफी करीब है, बजट से भी काफी उम्मीदें हैं। अगर वित्त मंत्री ने कुछ राहतों की बौछार की तो कहानी कुछ और भी हो सकती है। हालांकि ये साल कितना रियल एस्टेट के लिए रियल रहेगा या फिर कितना अनरियल होने वाला है, वो तो समय ही बताएगा। तो राकेश जी, रवि जी और प्रदीप जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज प्रॉपर्टी प्लस में इतना ही। आप बने रहिए सी बिजनेस के साथ।